हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ जीके के। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, आर्मी का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और देखिएगा, अगर आपने इनमें से कोई क्वेश्चन पढ़े हैं वो तो ठीक है, बट अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नया लगता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, तो देखिएगा, उससे पहले दो लाइनें आपकी प्रेरणा के लिए कि हार जाना शर्म की बात नहीं है। हार जाना शर्म की बात नहीं है, बल्कि हार मान लेना शर्म की बात है। तो इसी प्रेरणा के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आपको फटाफट से आंसर देना है, इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है हमारा, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा कि आपका वीडियो थोड़ा टफ लेके आना है या फिर सेम लेवल रखना है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताएं। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताएं। तो देखिएगा, नींबू, इसके साथ साथ आप एक और कर लीजिए, संतरा। नींबू और संतरा, इन दोनों में साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे मैलिक अम्ल की। तो मैलिक अम्ल किस में होता है, किस में होता है अभी मैलिक अम्ल? फटाफट कमेंट करो। मैलिक अम्ल होता है सेब में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन हैं। वाइट टाइगर एक मोस्ट फेमस बुक है, इसके जो राइटर है उसको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अरविंद अडिगा, ऑप्शन सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये बुक आपको हर एक उसमें मिलेगी। ठीक है, आप चाहे लूसेंट की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे राम सिंह यादव पढ़ रहे हैं, आप कोई भी जीके का पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर बुक वाला चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ये बुक 100% मिलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फटाफट से आंसर देना है। मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या फिर वीएस रामादेवी। तो प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त कौन थे? और आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा सुकुमार सेन। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपको फटाफट से आंसर देना है। कूलम्ब मीटर, एनीमोमीटर, साइनोमीटर या फिर क्रोनोमीटर। हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो बोलते हैं एनीमोमीटर। ऑप्शन सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। इसी तरह, कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन, कैनबरा, ओस्लो या फिर ओटावा। तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? रूपांतरण, स्पिन, कक्षीय या फिर कंपन। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कक्षीय वेग में, है ना, केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्षीय वेग में। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7, रक्तचाप डैश द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप डैश द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर, स्विफ्ट-गैमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर मर्मोमीटर। तो बैरोमीटर की से क्या मापते हैं? आपको पता है, वायुमंडल दाब मापते हैं, वायुमंडल दाब। और बैरोमीटर की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? ये भी एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है। तो बैरोमीटर की खोज की थी टोरिसेली ने। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये सभी के सभी या तो आर्मी में आए हुए हैं या फिर आएंगे कभी ना कभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्विफ्ट-गैमोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां, पायरोल्यूसाइट डैश का एक अयस्क या फिर खनिज है? ठीक है, यानी कि पायरोल्यूसाइट से क्या प्राप्त होता है? पायरोल्यूसाइट से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? मैंगनीज। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ बात करूं अगर मैं लेड, तो लेड किससे प्राप्त होता है? लेड का जो अयस्क है वो है गैलेना। आपको ध्यान रखना है, लेड का अयस्क क्या है? वो है गैलेना। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9। IMF का पूर्ण रूप क्या है? और देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। IMF, ठीक है, आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र वाला चैप्टर, तो ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उसी बैंक में से एक बैंक आता है ये IMF। तो इसका जो पूर्ण रूप है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था? नूरजहां, जोधा, नारकली या फिर गुलबदन बेगम। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं की जीवनी को किसने लिखा था भाई? ऑप्शन 4 आपका सही होगा, गुलबदन बेगम ने। और देखिएगा अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो सिर्फ आपसे एक लाइक की गुहार करता हूं। आपको अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक का बटन भी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो फीडबैक चाहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इसी बात से कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट डैश से बना होता है। और ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी को उंगलियों पे क्वेश्चन ये रटा होना चाहिए। आपके एग्जाम में भी कई बार आया है, ना कि आर्मी जीडी में बल्कि क्लर्क और ट्रेड्समैन में भी। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। ओके, अच्छा टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है? टंगस्टन एक जगह है देगाना, जगह का नाम क्या है? देगाना। और ये देगाना जगह जो है यह राजस्थान में है। तो टंगस्टन राजस्थान के देगाना ज़िले में पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिएगा जो बौद्धों की भाषा होगी उसी भाषा में बौद्ध साहित्य भी लिखा गया होगा। तो बौद्धों की भाषा क्या थी? बौद्धों की भाषा थी पाली, और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 13। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत ध्यान से देना है। पहले आप प्रश्न को समझिए क्या पूछा है, फिर आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? कानून अधिकारी यानी कि विधि अधिकारी। क्या अब आपको आंसर पता लग गया विधि अधिकारी लिखने से कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे बोलते हैं? तो देखिएगा अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी है उसको भारत का विधि अधिकारी या फिर कानून अधिकारी बोला जाता है। ऑप्शन दूसरा जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? फटाफट से आंसर देना है। बक्सर की लड़ाई सन 1764 में हुई थी। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चूज किया है हेक्टर मुनरो, वो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कह लीजिए या फिर एक और आता है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या अब आपको आंसर पता लगा? आपका आंसर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और गिरनार पहाड़ियाँ भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 16। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? फटाफट से आंसर देना है। यहाँ पे तो ऑप्शन भी ऐसे हैं कि इसमें से किसी और गुरु का जन्म यहाँ पे हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पटना साहिब है 4 वो बिल्कुल करेक्ट होता। अगर मैं इसकी जगह तलवंडी देता तो आप शायद कन्फ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। पटना साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 17। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। तो गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किसके प्रमुख उद्देश्य से? हाँ जी,
तो ये नारे हैं, गरीबी हटाओ का नारा, न्याय के साथ विकास का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में मैं बिल्कुल भी डीप नहीं गया हूँ। अगर आपने पंचवर्षीय योजना का चैप्टर पढ़ा है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये प्रश्न आपको ऊपर ही मिल जाता, ठीक है। जैसे ये 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, दूसरी या तीसरी लाइन में आपको ये प्रश्न मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहली बार में ही अच्छे से तैयारी कर ली है ना। ये नहीं कि इस बार ये टॉपिक छोड़ दिया, इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते, या ये टॉपिक छोड़ दिया। एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस बार, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहा है, स्टूडेंट को बहुत टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। जो लोग वीक हैं वो लोग तो अपनी तैयारी 100% बढ़ा रहे होंगे कि हम अच्छे लेवल पे कम्पीट कर सकें। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से 30% स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी को स्टॉप कर दिए होंगे, है ना, कि तैयारी अच्छी है, बाद में एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के टाइम में महीना पहले पढ़ लेंगे। बट ये गलत बात है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इसी बात से कि ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रेटर, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा या फिर इसको बुर्जिला दर्रा भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है जी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला नामक दर्रा स्थित है। जम्मू कश्मीर में और भी बहुत दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है शिपकिला दर्रा, वो भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, सिक्किम के भी दर्रे इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का एक दर्रा आता है माना दर्रा, ठीक है, जहाँ से कैलाश की यात्रा होती है ना जिस दर्रे से, उसको माना दर्रा कहते हैं। एक दर्रा आता है लीपू लेक दर्रा, ये भी उत्तराखंड का है और बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, ठीक है। तो ये दर्रे वाला भी एक इंपॉर्टेंट अलग टॉपिक है, ये भी टॉपिक आपको कंप्लीट होना चाहिए, उंगलियों पे रटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। और देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि 4 बुक को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना कि अगर आपने एक बुक पढ़ दी, उसके बाद आप किसी दूसरी बुक की तलाश में हैं, तो आपके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। 4 बुक को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बुक को 4 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान। अगर आप एक बुक को 4 या 5 बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप दूसरी बुक की तरफ मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको सिर्फ 20% ही नया डाटा मिलेगा, बाकी सब डाटा जो है आपको पुराना ही मिलता है, ठीक है। तो क्या कोशिश है आपकी कि एक बुक को 4 बार कंप्लीट करें, और इसको आप टास्क बना ले डेली का, ठीक है, कि 4 बुक 4 बार कंप्लीट करनी है। एक बार कंप्लीट हुई, फिर शुरू से स्टार्ट करना है, फिर ए से जेड तक ख़त्म किया आपने, फिर शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से 4 एग्ज़ाम मैंने भी क्रैक किए हैं, अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो देखिएगा, 3 ही चीज़ें होती है उसमें, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है हाफ लिखूँगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही जो न्यूट्रॉन होगा उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ऑप्शन 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। इसके साथ एक चीज़ और आपको पता होगा, जो रेडियो, यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन 3 कंप्लीट होता है। आपने रेडियोधर्मी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, तो उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो अल्फ़ा किरण होती हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीटा किरणें होती हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गामा किरणें होती हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये एडिशनल है, आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। बताना आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा।
आपका स्कोर कितना हुआ है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।